नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर, चाहे वो सोना चांदी का हो या शेयर बाज़ार का हो। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेयर बाज़ार में कि किस तरीके से आपको अपना शेयर चुनना चाहिए, जो किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए, उस पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल्ड को लेकर। गोल्ड में किस तरीके से चाइना जो है वो चोरी छुपे गोल्ड खरीद रहा है, और गोल्ड और सिल्वर मार्केट में जो कल जो हेवी बिकवाली देखी गई, तो उसकी क्या वजह थी और क्या मतलब बिकवाली इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा, या फिर जैसे हम लोग जो कह रहे थे कि झूलों की तरह जो है बड़े बड़े हिचकोले आएंगे, तो उसी हिचकोले का एक सीरीज है, उस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शेयर को, जैसे आप लोग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं या शेयर खरीदते हैं, उसमें करते क्या है। जैसे कि अगर आपको एक साउंड सिस्टम खरीदना है तो आप उस पर काफ़ी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं, जाकर अलग अलग कंपनियों के साउंड को सुनते हैं, उसको देखते हैं, उसके पिच को देखते हैं, सब तमाम चीज़ सुनने के बाद जो है उसको आप खरीदते हैं। लेकिन शेयर में क्या होता है कि जैसे कि किसी ने बोल दिया, मैंने ही मान लीजिए बोल दिया, आप जाकर खरीद लिए, या कोई दो दोस्त ने बता दिया, उससे खरीद लिया। आपको पता चला कोई आपका दोस्त जो है वो शेयर पे कुछ काम करता है, उससे पूछे यार कोई शेयर का टिप्स दे दो, उसने दिया और उसको जाकर आपने खरीद लिया। आपका पैसा, आपका जो है बहुत मतलब मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उसको जाकर जो आप यूं ही झोंक देते हो कि इस उम्मीद से कि वो जो है बढ़ जाएगा, उस पर आप रिसर्च नहीं करते हो। तो इसको लेकर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हैं जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसका मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट, कि प्लेलिस्ट में जो एक है कि शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करें। उसमें जो है 3 आप न्यूज़ देख लेंगे। एक तो शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करें, पार्ट 1, फिर दूसरा है पार्ट 2, और तीसरा है कि 5500 शेयर्स में से किस तरीके से बेहतरीन शेयर चुने, मतलब 20 शेयर्स किस तरीके से चुने, वो उसमें बताया गया है। लेकिन उसमें यह है कि उसमें सीधे आपको कुंजी दे दी गई है। जैसे होता है ना कि नोट्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं कि आपको एक कुंजी बनाकर दे दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। लेकिन जो अच्छी तरीके से जो तैयारी की जाती है कि किस तरीके से हम रिसर्च करें कि हमें बेहतरीन शेयर्स मिल सकें, तो इसके लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो बात कही जाती है एक कि रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, और ये हर बार कहा जाता है। 2024 में भी कहा गया था, जो है 2025 में भी कहा जा रहा है, गुजरने वाला है, अभी आया नहीं है, 2026 के लिए भी बोला जाएगा। तो एक चीज़ देखा गया है कि जो 11 बार जो मंदी आई है, तो 33 बार बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि मंदी आएगी, 33 दफ़े, लेकिन आया है 11 बार। एक ये फैक्ट है। दूसरी बात कि क्या होता है कि आप जो मंदी की जो बात होती है, तो उससे क्यों घबरा जाते हो, क्योंकि आपको नहीं मालूम रहता है कि आपने जो शेयर खरीदा है उसका वज़न क्या है, क्या वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। ठीक है, आप बिजनेस मॉडल को नहीं समझते, लॉन्ग टर्म जो है इसको नहीं समझते, जो है ये तमाम चीज़ें हैं। और असली नुकसान क्रैश से नहीं होता है, जो क्रैश के बारे में जो सोच रहे होते हो आप, और उसके कारण जो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, वो जो है असली नुकसान करता है। अच्छा, जेपी मॉर्गन के स्टडी में ये कहा गया था, साल के 10 अच्छे दिन अक्सर साल के 10 खराब दिन के आसपास होते हैं। मतलब कि जिस दिन क्रैश होता है उसी दिन अच्छे दिन होते हैं, क्योंकि चूँकि आपको उस दिन खरीदारी करनी होती है। तो अगर आप जिस कंपनी को आपने खरीदा और उसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आप उस पे टिके रहिएगा, आप उससे नहीं घबराइएगा। जैसा कि सोना चांदी के साथ होता है कि सोना चांदी में बिकवाली हो भी जाती है तो भी आप नहीं बेचते। क्यों नहीं बेचते? क्योंकि आपको मालूम है कि सोना चांदी जो है एक लेवल तक ही गिरेगा, उसके बाद नहीं गिरेगा। और ये एक समय तक हम रखेंगे इसको, 2, 4, 5 साल, 10 साल रखेंगे, तो ये यहाँ से कहीं और भाग जाएगा। तो वो उस पे एक विश्वास है आपको, लेकिन शेयर पे वो विश्वास इसलिए नहीं आता और पैनिक में जाकर आप बेच देते हैं, क्योंकि आप उस पर रिसर्च नहीं किए रहते। तो वो जो प्लेलिस्ट में जो तीनों वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ में बहुत सारे वीडियो हैं उसमें, एक ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर है जो वैल्यूएशन के बारे में बताता है, एक स्क्रीनर है जिसमें स्क्रीनर में किस तरीके से शेयर्स को देखना चाहिए वो भी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। और एक जो है ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से देखना चाहिए वो भी बताया हुआ है। तो ये 5-6 वीडियो हैं, शनिवार रविवार का दिन है, आप उसको देखिए। तो उससे आप क्या हो जाएगा कि आपको जो कोचिंग में लाखों रुपया खर्च करके जो चीज़ें सीखेंगे वो फ्री में सीखेंगे आप, वहाँ पे पड़ा हुआ है उसमें। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने शेयर्स का जो है रिसर्च करना चाहिए। पहले तो आपको ये तय कर लेना है कि आपको किस कंपनी पे पैसे लगाने हैं, उस कंपनी का विश्लेषण करना है। मतलब जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो, कि ये आपके पास जो होता होगा कि भाई ये 40-50 कंपनियां हैं, या आपके यार दोस्त ने बोला या जो भी बोला, तो उस तरीके से उस कंपनी का पहले विश्लेषण करना है।
उसके प्रॉफिट को देखना है, प्रॉफिट ऑलवेज देखिएगा, उसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखना है, ये स्क्रीनर के जरिए आपको पता चलेगा। तो स्क्रीनर किस तरीके से देखना है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और उसके कर्ज को देखिएगा, उसका कर्ज का लेवल किस तरीके से है। तो उससे फिर जो आपको चीज़ें निकलेंगी उससे तय करना है कि आप इस कंपनी को आगे देखना है या नहीं देखना है। पता चला कि ऐसे कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है, रेवेन्यू ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। स्क्रीनर में सिंपल है प्रोसेस, जो है आप प्ले लिस्ट में जाइए, स्क्रीनर लिखा हुआ है, उसमें स्क्रीनर खोलिए और उसको देख लीजिए कैसे शेयर्स को उसमें देखना पड़ता है। और इस पे से आप इससे सारांश तैयार कर लीजिए। अब जिस कंपनी को आपने चुन लिया, मान लीजिए उसमें से आपने 10-20 कंपनी जो भी चुन लिया आपने, अब उस या जो मैंने जो शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से कहा है वो कंपनी को भी अगर आप उस तरीके से भी चुन लेते हैं, तो अब उस कंपनी को के बिजनेस को समझना है आपको कि भैया ये गहराई से समझना है कि यह कंपनी पैसे कैसे कमाती है, क्या उत्पादन करती है या सर्विस देती है। सर्विस वाली कंपनी है तो क्या सर्विस देती है, ग्राहक इसके किस तरीके के हैं, सप्लायर कैसा है, रेगुलेटर कौन है और मैनेजमेंट किस तरीके का है। ये तमाम चीज़ आपको देखना पड़ता है और किस एरिया में काम कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया, ये चीज़ आप खंगाल लीजिएगा। उसके बाद से इसके जो है 2-3 एनुअल रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, वो भी स्क्रीनर की मदद से। और उस साल का क्वार्टर का पूरा रिपोर्ट देख लीजिएगा, जो 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर जब भी आप देख रहे हैं जो है वो सारे क्वार्टर का रिपोर्ट देख लीजिएगा आप। अब कंपनी की मजबूती, कमजोरी, अवसर और खतरे को नोट कर लेना है आपको, वो आपको समझ में आ जाएगा। और लक्ष्य क्या रहेगा आपकी, क्वालिटी कंपनीज को ढूंढना और उसका कंपटीशन देखना बाकी कंपनियों के साथ। तो इस तरीके से आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा। उसके बाद उसके फाइनेंस को आप समझेंगे, जो सेकंड स्टेप होगा कि उसका इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, कमाई और खर्च सब स्क्रीनर के जरिए आपको मिलेगा। बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी की संपत्ति और देनदारी, और कैश फ्लो का स्टेटमेंट देखेंगे, कैसा जो है पैसे आ रही है, नकदी किस तरीके से आ रही है। और ये भी देखेंगे कि कंपनी का कर्ज कितना है और उसका प्रॉफिट किस तरीके से है और ग्रोथ क्या है प्रॉफिट का। वो आपको जैसे एनुअल वाला देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह का ग्रोथ कर रहा है, या क्वार्टर वाला देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा किस तरीके का ग्रोथ कर रहा है। स्क्रीनर में पूरी तरीके से समझाया हुआ है कि किस तरीके से देखना है, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद से आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि और अन्य कंपनी जो उस मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बना रहा है जो है, तो उसकी दूसरी कंपनी जो बना रहा है उसके साथ भी आप कंपेयर कर लीजिएगा। मेहनत करना पड़ता है, जो है फ्री में चीज़ें नहीं मिलती है। शेयर बाज़ार में आपको पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है जो है। और उसके रेड फ्लैग्स को भी देखिएगा कि क्या खतरनाक हो सकता है, अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तमाम चीज़ अत्यधिक बोनस तो नहीं दे रहा है। बहुत सारी कंपनियां बहुत बोनस देती है, उस कंपनी से बचना चाहिए जो है। और पक्षपातपूर्ण निर्णय तो नहीं ले रहा है, ये सब तमाम चीज़ आपको उसमें पता चल जाएगा। और गूगल भी कर लीजिएगा उस कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी के बारे में तमाम खबरें आ जाएंगी। तो इस तरीके से जो है सेकंड ये चीज़ आपका पूरा हो जाएगा। अब थर्ड आएगा कि उसकी रणनीति को समझना, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी भविष्य का योजना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस तरीके से करेगा, फंडिंग क्या है, क्या कर्ज लेगा और क्या नए शेयर जारी करेगा। ये तमाम चीज़ों को पढ़ना है। और ये भी देखना है कि प्रबंधन की जो मैनेजमेंट का जो पिछला योजना जो था वो किस तरीके से था, क्या सक्सेसफुल रहा था या नहीं था। ये सब यहाँ पे गूगल करने से आपको मिलेगा ये तमाम चीज़। उसके बाद से इसका ROI, ROE, ROIC, ये सब अनुपात जो है मूल्यांकन करेंगे। और पूंजी पर रिटर्न किस तरीके का देता है ये भी देखना पड़ेगा। साथ में मैनेजमेंट पे पूरा फोकस करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का काम किस तरीके का है, कैसा मैनेजमेंट है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे इसमें जो है जिसमें प्रोमोटर नहीं है, 100% जो है वो दिया हुआ है सबको। उस कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, ये चीज़ देखा गया है। तो ये चीज़ हो गया। फिर जाकर आप स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन के लिए आपको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू, और ट्रेडिंग व्यू से सीखेंगे आप ट्रैफिक लाइट इंडिकेटर। ठीक है, तो उस तरीके से आप जो है स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे और विश्लेषण के बाद तय करेंगे कि स्टॉक का प्राइस उचित है या नहीं है। तो मूल्यांकन का ये होता है कि 200 DMA के आसपास है या नहीं है, वो चीज़ देखा जाता है। और उसमें 2 तरीका होता है, ये तो है, ये 200 DMA, ये तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, लेकिन जो आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कि रिलेटिव वैल्यूएशन, कि अन्य कंपनी से तुलना करेंगे, उसके PE रेशियो से, उसके EV से, उसके एविटा से, उसकी फ्री कैश फ्लो से, और देखेंगे कि ये आपकी कंपनी कहाँ खड़ी हो रही है। ठीक, उसके बाद जाकर उसका एब्सोल्यूट वैल्यूएशन करेंगे कि उस पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो का किस तरीके से है और भविष्य में
पैसे किस तरीके से आएंगे, कि IPO लाने वाला है, फंडा लाने वाला है, कुछ जो है राइट इशू लाने वाला है, कुछ जो भी है, या QIP करने वाला जो भी रहेगा, और या फिर कर्ज लेने वाला है, जो भी है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर स्टॉक महंगा है इन तमाम चीज़ों के बाद, तो उसको वॉच लिस्ट पे आप डाल देंगे, उसको लेंगे नहीं। अगर स्टॉक सारे कैटेगरी में आ गया तो फिर आप उसको वैल्यूएशन के हिसाब से उसको आप सोचेंगे कि इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। ठीक है, हालांकि इसका शॉर्टकट बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट में शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करें उसमें ये पूरा शॉर्टकट है। अब ये सारे नोट्स बनाकर आप अपने पास रख लीजिए, और स्टॉक अगर खरीदने योग्य नहीं है इस समय तो उसको ऑब्जर्व करते रहिए, स्टॉक को देखते रहिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं 1-1 साल 2-2 साल देखने के बाद लोग खरीदते हैं, तो उसको देखते रहिए। और जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाता है, मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में, जो आपने लिस्ट बनाया है उसमें से किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो वो जाकर आपको देखना है, नोट्स को देखकर ये जांच कीजिएगा कि कंपनी का फंडामेंटल्स बदला है या नहीं, या अल्पकालिक जो है ये नॉइज़ है, जैसे न्यूज़ का जो नॉइज़ होता है उस पर अल्पकालिक है। तो इस तरीके से, जैसे नेस्ले को लेकर जो खबर आई थी कि उसके इसमें जो है लेड पाया गया है, तो वो एक जो है अल्पकालिक था, उसके बाद से फिर भागा था जो कई साल पहले। तो जो है वो खबर, इसके कारण जो है नेस्ले को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, तो उसमें अपॉर्चुनिटी था लोगों को खरीदने का। या बीच में कोटक महिंद्रा के बारे में आ गया था बैंक को लेकर, तो उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त नीचे गया था। तो वो जो है उसमें न्यूज़ में देखना है कि नॉइज़ है या वाकई में फंडामेंटल्स चेंज हुआ है। अगर फंडामेंटल्स चेंज हुआ है तो नहीं खरीदने का, अगर नॉइज़ है तो फिर वो मौका होता है आपके लिए खरीदने का। और जो है निवेश के बाद कंपनी को पूरी तरीके से ट्रैक करना है आपको। ऐसा नहीं है कि जो है खरीद कर भूल गए, और उसको फिर से जो है उसका मूल्यांकन भी करना है, बार बार टाइम टू टाइम जाकर देखते रहना है कि कंपनी ठीक ठाक चल रही है या नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें, तो देखिए इसमें जो शेयर का सिलेक्शन किस तरीके से करें, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको देखकर फिर इसमें आइएगा, और इससे क्या होगा कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये शेयर में हमको खरीदना है या बेचना है, तमाम चीज़। और दूसरी बात होता है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको जल्दी ही शुरू कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि देर करके करना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि औसतन जो है पूरी दुनिया में जो है 33 ईयर्स में लोग निवेश शुरू करते हैं और 38 ईयर में घर खरीदते हैं। तो अगर आप इसे 2-3 साल पहले भी कर लेते हैं, 30 साल, 28 साल, 27 साल में भी निवेश, 25 साल में निवेश करना शुरू कर देते हैं, तो आप जो है तमाम दुनिया के एवरेज से ऊपर रहेंगे। तो ये तो खबर हो गई इन तमाम चीज़ों को लेकर। बाकी हम लोग बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर। गोल्ड में जो है कल ज़बरदस्त बिकवाली रही, 2.62% की गिरावट देखी गई, और सिल्वर में जो है वो 4.89% की गिरावट देखी गई। गिरावट की वजह थी कि जो है फेड की तरफ से ये कहा गया कि दिसंबर में वो कोई रेट कट नहीं करेगा और इकॉनमी को सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि इस बयान से जो पहले से जो देखिए, गोल्ड और सिल्वर में क्या होता है, हर तरह के लोग हैं। एक जो आम आदमी, जो हम लोग जैसे आदमी लोग, वो सिप करके खरीद कर लंबे समय के लिए रहेंगे। लेकिन बहुत लोग जो आते हैं, बहुत बड़े ट्रेडर हैं इसमें, तो वो इस मौका का फ़ायदा उठाकर अपना प्रॉफिट काटते हैं। और ये अमूमन है, ये शेयर बाज़ार में भी होता है, ये गोल्ड सिल्वर में भी होता है। लेकिन ये देखा जाता है कि आगे बुलिश ट्रेंड है कि नहीं। जो बुलिश ट्रेंड है, तो इस चीज़ को लेकर ये देखिए, हमने कल जो है फैक्ट लाइन में जो है एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से अमेरिका का कर्ज 3.38 ट्रिलियन डॉलर जो है, और किस तरीके से वो कष्ट में है। आज शाम को इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे कि ये जो फेड ने जो कहा कि हम इकॉनमी को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्या सुधार पाएगा, किस तरीके से बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं उनके पास। तो उसको ज़रूर देखिएगा शाम को जो है। तो ये उस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। तो अब कुल मिलाकर गोल्ड सिल्वर में जो भी चीज़ें थी वो अभी जो है अभी हिचकोले आते रहेंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि वो हिचकोले जो है अब ECG की तरह नहीं होगा, वो झूले की तरह होगा। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, और बहुत तेज नीचे जाएगा, ऐसा भी देखा गया है। अब सिल्वर को लेकर ये है कि 54 के आसपास वो चला गया, 45 से लेकर 54 का रेंज बाउंड रहेगा। 50 जो है वो काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है, अभी 50 के ऊपर है, $50 प्रति आउंस। और कप एंड हैंडल जो पैटर्न बना था उसमें 54.47 के ऊपर जाता है, तो एक थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड वहाँ पे एक रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये अभी तो बुलिश वाले में ही है, लेकिन वहाँ से और थोड़ा सा बुलिश वाला ट्रेंड दिखेगा। इस समय वो 54.41 से वापस लौटा है, ध्यान रखिएगा, 54.47।
और वहाँ पे किस तरह का आता है प्रेशर। हालांकि उसमें भी बड़े सारे हिचकोले आएंगे, वहाँ जाने के बाद भी बिकवाली होगी और ये होगा, लेकिन जब उसको ठीक ठाक ढंग से तोड़ देगा वो, तो फिर एक बुलिश ट्रेंड उसमें देखा जा सकता है। दूसरी बात, गोल्ड को लेकर एक बड़ी शानदार खबर छपी है फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम्स जो है दुनिया के बेहतरीन जो है मैगजीन में से है, और उसकी ये रिपोर्ट है कि चीन जो है वो चोरी छुपे गोल्ड खरीद रहा है और बता नहीं रहा है, क्योंकि चीन ये दिखा रहा है कि वो हर महीने जो है 2 टन गोल्ड खरीद रहा है। तो इस तरीके से एक साल में 24 टन गोल्ड खरीदना चाहिए, लेकिन वो 10 गुना ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है। और जो बात कही जा रही है कि वो लगभग 250 टन इस साल गोल्ड खरीद चुका है, जबकि कागज़ों में आप उसको एक तरीके से देखें तो 20 टन के आसपास है। तो 10 गुना से भी ज़्यादा वो गोल्ड खरीद चुका है। और जो बात कहा जा रहा है कि चाइना जो कहता है कि उसके रिजर्व बैंक के, उसके सेंट्रल बैंक के पास जो है वो 2300 मैट्रिक टन गोल्ड पड़ा हुआ है, जबकि ये रिपोर्ट बता रहा है कि उसके पास जो है 5000 मैट्रिक टन से ऊपर गोल्ड है। तो चाइना जो है पूरी तरीके से गोल्ड खरीदा है, क्योंकि वो अपनी करेंसी को उसको मजबूत करना है, युआन को मजबूत करना है, डॉलर के पैरेलल खड़ा करना है, जिसके कारण जो है वो चोरी छुपे अलग अकाउंटिंग से भी गोल्ड खरीदा जा रहा है। और इस पर हमने कई वीडियो भी बनाए हैं कि किस तरीके से उसके बुलियन मार्केट में जो शॉर्टेज देखा गया, ये देखा गया, तो उसमें देखा जा रहा है कि चाइना की खरीदारी है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये बता रहा है कि चाइना गवर्नमेंट की खरीदारी है पूरी तरीके से। और एक और रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है, जो सेंट्रल बैंक, दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक जो खरीद रहे हैं, जो बात आ रही है 1000 टन के आसपास खरीद रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे सेंट्रल बैंक वो शो नहीं कर रहे हैं। वो जो है अपना एक कोई सेंट्रल बैंक 1/3 ही शो कर रहा है, और बाकी चीज़ चोरी छुपे खरीद रहा है बाकी दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक। तो ये जो देखा गया है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे, ज्वेलरी के नाम पे जो खरीदारी हो रही है, वो सब सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, ऐसा ही इस रिपोर्ट से प्रतीत हो रहा है। तो गोल्ड को धीरे धीरे दबा कर रहे हैं, लेकिन इस समय का जो रेट रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, वो ट्रेडर के कारण होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का होता है। सिप करते रहिए, अगर नीचे आता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि ज़्यादा गोल्ड और ज़्यादा सिल्वर आपको मिलेगा, लेकिन जो है आपके पोर्टफोलियो का 10 से 20% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि सिप करके खरीदना चाहिए, एक बारगी में बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और जापान में बुलियन बार्स की बिक्री को 1 महीने के लिए रोक लगा दिया गया है। टर्की बहुत तेज गोल्ड खरीद रहा है, चूँकि और दूसरी बात है, वहाँ एक तो उसका सेंट्रल बैंक खरीद रहा है, और वहाँ पे शादी वादी पे जो है आजकल बड़ा ज़बरदस्त गोल्ड का डिमांड हो गया, जिसके कारण ज़बरदस्त खरीदारी है। जो G7 वाले जो बैंक हैं, जितने सेंट्रल बैंक हैं, उनके पास अभी 20% गोल्ड है जो है। अब इसको ये 30% लेकर जाएंगे, यानी जो अमेरिका और उसके जो साथी कंट्री हैं, वहाँ भी गोल्ड में अब एक तेज़ी देखी जा सकती है, ऐसी रिपोर्ट आई है सामने। क्रिप्टो की जो कंपनी है टेथर, जो स्टेबल कॉइन लेकर आ रही है अमेरिका के लिए, जो अमेरिका स्टेबल कॉइन के जरिए अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत हेवी तरीके से। और एक चीज़ ये है कि जो सिल्वर के लिए जो माइनिंग की बात हम लोग कल कह रहे थे कि सिल्वर का जो माइंस है उससे जो है अब शॉर्टेज होने लगा है और नए माइंस के लिए तैयारी की जा रही है। तो वो एक रिपोर्ट है कि पानुको प्रोजेक्ट जो है मैक्सिको में, उसका उत्पादन जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 542 मैट्रिक टन वहाँ से सिल्वर निकलेगा। दूसरा, मैक्सिको का जो ओपन पिट है, जो ज़मीन के आसपास जो मिल जाता है सिल्वर, उसके लिए भी परमिशन हो गया है, वहाँ भी जो है माइनिंग शुरू हो गया एक तरीके से देखें तो। और न्यू मॉन्ट यूएस में, वहाँ से भी चांदी बहुत जल्द निकाला जाएगा, मतलब जो है 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर ये काम सब शुरू हो जाएगा। और चिली का मरीमाका और कजाकिस्तान और बोल्विया में भी जो है ज़बरदस्त माइनिंग का काम शुरू हो रहा है। तो जो सिल्वर का जो डिमांड हो रहा है, और सिल्वर में ये जो देखा जा रहा है कि हर साल जो है 6000 मैट्रिक टन का शॉर्टेज हो रहा है, जो कि रिसाइकल वाले से निकल रहा है। तो इसके कारण जो नए नए जो खदान हैं, देखिए ज़मीन में पड़े हुए हैं सिल्वर, हर पूरा का पूरा सिल्वर का खदान ही होता नहीं है, तो ये उस पर माइनिंग में काम तेज़ी आ गई है। बाकी आप लोगों की तरफ से एक रिक्वेस्ट था कि जो है डेली जो है हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी जिक्र करें। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में जो है बिटकॉइन जो है वो 95,000 के नीचे चला गया, वो बिलो चला गया। अगर 93,000 के नीचे जाता है बिटकॉइन, तो एक बड़ा ज़बरदस्त क्रैश देखा जाएगा उसमें, वो फिर 70,000 तक जा सकता है। हालांकि जो बात कही जा रही है कि बिटकॉइन का दौर खत्म होगा और ये 35,000 तक चला जाएगा, जो भी बातें हैं 2026-27 तक, तो वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो भी है, बिटकॉइन सब जो है सब फालतू चीज़ें होती हैं, इसका कोई आधार होता नहीं है। दूसरा, अल्टरनेटिव कॉइन्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त डाउन है और हेवी
जो है उसमें बिकवाली देखी जा रही है। अल्टरनेटिव कॉइन में जो है, जो बाकी जो कॉइन जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, वहाँ 99% तक जो है पैसा लोगों का साफ़ हो चुका है, क्योंकि वहाँ सटोरिया होता है, एक तरह से जुआ होता है, तो वो पैसे साफ़ हो चुका है। और एथर, अगर ऑल्ट कॉइन में देखें तो एथर उसका हीरो है। तो उसमें जो एक बात कही जा रही है कि 2600 से लेकर 2700 के आसपास वहाँ एक सपोर्ट दिख रहा है, यानी वहाँ तक वो गिर सकता है। तो कुल मिलाकर जो है बिटकॉइन जो है अभी में और जो बाकी अल्टरनेटिव कॉइन में है, एक ज़बरदस्त हेवी बिकवाली देखी जाएगी आने वाले समय में। कि हमारे शेयर बाजार में जो है कल 30 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई, 25,910 पे जाकर बंद हुआ निफ्टी जो है, और सेंसेक्स में जो है 84 पॉइंट्स की बढ़ोतरी थी, 84,562 पे जाकर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू दोनों जो है वो हरियाली पे ही बंद रहा है। उस पर मिड कैप में 0.04, स्मॉल कैप में 0.18 और पीएसयू में 0.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एफआईज की बिकवाली जारी है और ये लगभग 4,968 करोड़ का शेयर बेचा है, और डीआईज ने 84,061 करोड़ का शेयर खरीदा है। तो इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, और फैक्ट लाइन जरूर देखिएगा। उसमें जो अमेरिका का जो कर्ज है 38 ट्रिलियन डॉलर, जो और उससे जो निकलने की कोशिश कर रहा है, क्या उससे निकल पाएगा या किस तरीके से पूरा ट्रैप हो चुका है, पूरे एक एक चीज़ का एक एक पाई का हिसाब होगा उसमें। बड़े मेहनत से ये जो है वीडियो सब तैयार होता है, तो इसमें ज़रूर आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।